अगर पाकिस्तान ने फिर कभी हम पर हमला किया तो हमारे मिसाइल बोट्स कराची जाके हमला करेंगे। उस रात भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में ऑफर दिया रेजोल्यूशन और बोला हम लोग सरेंडर कभी नहीं करेगा, हम लोग फाइट ऑन करेगा। मैंने कहा जो करना पड़ेगा। We were stronger by 71 and we were definitely better prepared, better trained. कागज टेबल पर था, हमने कहा नियाज़ी जनरल डू यू एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट? 3 दफ़ा मैंने पूछा, कुछ नहीं जवाब दिया। जब हम उठाए उनका क्या बोला, आई टेक इट एज एक्सेप्टेड। बोलो प्लान यही था कि अगर कभी लड़ाई लड़ी गई तो मिसाइल्स पर कराची पर हमला करे। तो तैयारी पूरी थी। जो हुआ 71 में वो एक हिस्ट्री है। फर्स्ट एंड लास्ट public surrender of 93,000 Pakistan Army troops. Do you know what it means to win a war? A decisive war? और उस पर देश पर क्या असर पड़ता है उसका? तो 171 का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते आप। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज का सरेंडर। इससे पहले इतना बड़ा आत्मसमर्पण किसी फौज ने नहीं किया। हथियार डालते पाक सैनिकों की ये तस्वीरें सिर्फ इतिहास भर नहीं हैं। इसने दक्षिण एशिया का भूगोल भी बदल दिया। एक ऐसा बदलाव जिसे पाकिस्तान हजम नहीं कर सका, न तब न अब। लेकिन दुनिया बदल गई। एक नए देश का जन्म हो गया। मुक्ति वाहिनी का संघर्ष अंजाम तक पहुंचा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की लड़ाई रंग लाई। वो रिहा हुए और भारत का वादा पूरा हुआ। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। 1971 की जंग एक ऐसी लड़ाई जो कड़े सियासी फैसले और भारतीय फौज की बहादुरी की बेहतरीन मिसाल बनी। एक जीत जो 40 साल बाद भी जवान है और इसमें हारने वाला पाकिस्तान आज भी परेशान है। टैंक के ऊपर जीत का जश्न मनाते भारतीय जवान। पस्त पड़े पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे हथियार जो डाल दिए थे। थल सेना की ताकत, वायुसेना के हमले और नौसेना की नाकेबंदी के आगे पाकिस्तानी सैनिकों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जॉइंट कमांड को दे सरेंडर कर। अब यहाँ सिर्फ सीज फायर करे। तब हम अलग कया नियाज़ी का बोला, लोक नियाज़ी जनरल साहब, इफ यू सरेंडर वी कैन प्रोटेक्ट यू, योर फैमिलीज एंड एवरीवन एल्स। इफ यू डोंट सरेंडर हम जिम्मेदारी ले नहीं सकता। व्हाट हैपेंस टू यू एंड योर फैमिलीज? अच्छा, मैंने कहा कि आई गिव यू 30 minutes. If you don't surrender, I'll order the resumption of hostilities and the bombing of Dhaka cantonment. 30 minutes.
दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का नाम कैसे उभरा, ये जानने के लिए 40 साल पुराने उन हालात में वापस लौटना होगा जिन पर इस जंग की बुनियाद खड़ी हुई। शुरुआत हुई पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शेख मुजीबुर रहमान की शानदार जीत से, जिसका सीधा मतलब यह था कि अब पूर्वी पाकिस्तान को सैनिक शासन से निजात मिलने वाली है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। नतीजा ये कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का विद्रोह सड़कों पर फूट पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया और फिर पाक सैनिक बांग्लादेशियों पर कहर ढाने लगे। सेना के खौफ से लाखों की तादाद में शरणार्थियों के जत्थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत की सीमा में दाखिल होने लगे। इसी दौरान सताए और बेबस लोगों की आजादी की चाहत में नए देश की आजादी के लिए मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। अगर जन विद्रोह नहीं होता तो बांग्लादेश का वो नहीं होता। भारत ने सिर्फ मदद की, विद्रोह वहां का आम आदमियों में था। अगर आप देखें कि मार्च में जो घटनाएं हुई जिसमें कि लाखों लोगों को मार दिया गया और जिस तरीके का दमन चक्र जो है पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नागरिकों के ऊपर किया, उसका ये फल था। पूर्वी पाकिस्तान के बदतर होते हालात भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने आर्मी चीफ जनरल SHFJ मानेकशॉ यानी सैम बहादुर से ये पूछने से नहीं रोक सके कि क्या आप हमले के लिए तैयार हैं, और सैम का जवाब भी अपने चिर परिचित अंदाज में मिला, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 शाम के 5:45 बजे थे जब पाकिस्तान ने वो आखिरी गलती भी कर दी। ऑपरेशन चंगेज खान के नाम से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अचानक भारत पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट अस। ऐतिहासिक तौर पे 3 दिसंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया था अपने 3 एयरफील्ड्स पे और करेक्टली लड़ाई उस दिन शुरू हुई थी। पर आपको याद रहेगा कि उससे पहले अपने नैट्स ने कुछ F-86 सेबर्स गिरा दिए थे। तो एक तरीके से कुछ लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी। हाँ, वो ऑफिशियल वेस्ट में लड़ाई आप समझ लीजिए कि 3 दिसंबर से शुरू हुई पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब वो वेस्ट पाकिस्तान को वो कहा करते थे डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन द वेस्ट। जब भारत के PT-76 टैंक नदी पार कर ढाका में दाखिल होने लगे तो पाक फौज के हौसले टूट गए, जबकि ढाका में तब 26,400 पाकिस्तानी सैनिक थे और भारतीय फौज सिर्फ 3,000, वो भी ढाका से 30 मील दूर। हम बिल्कुल ताजुब है कि कैसे आपने ब्लैकमेल किया? आज ब्लैकमेल नहीं किया, हम उसको बोला या तुम सरेंडर करेगा, आई विल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ यू, योर फैमिलीज, एथनिक माइनॉरिटीज, आई विल इंश्योर दैट। या तुम सरेंडर नहीं करेगा तब हम जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिलीज के लिए, सबके लिए हम नहीं ले सकता। याद करेगा हम जिम्मेदारी लेगा। तुम सोचो। डर गए सर? रोया, आंसू आया। मैटर ऑफ टच एंड गो। हमको अभी तक समझ नहीं आता क्यों जल्दी माना। पर यह जंग सिर्फ पूर्वी मोर्चे तक ही सिमटी रही हो ऐसा नहीं था। जल्द ही पश्चिमी सीमा पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। पाकिस्तान के छंब सेक्टर की जीत से जम्मू पर जोखिम बढ़ गया, पर पाकिस्तान शायद इंडियन एयरफोर्स को भूल रहा था।
3000 से ज्यादा पाक सैनिक भारतीय वायुसेना के जवाबी हमलों में मारे गए और उसके 50 टैंक तबाह कर दिए गए। बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें वेस्टर्न कमांड की करीब करीब 1/4 ताकत उसमें झोंक दी गई, इसलिए कि वो पाकिस्तान ऑफेंसिव रुक सके। रोक दिया गया, मगर ये मेरा मानना नहीं है कि अगर एयरफोर्स नहीं होती तो वो ब्रेक थ्रू कर जाते। ये अभी भी मेरा मानना नहीं है। हमारे आर्मी की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती, बट इंडियन आर्मी वाज केपेबल ऑफ स्टॉपिंग दैट ऑफेंसिव। राजस्थान के लोंगेवाल में बहादुरी की एक और मिसाल देखने को मिली। मेजर चांदपुरी अपने मुट्ठी भर जवानों के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। दुश्मन पर हमले के लिए उनके पास न तोप थी न टैंक, लेकिन मेजर चांदपुरी ने 24 घंटे तक पूरी पाकिस्तान की सेना को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 12 टैंक भी तबाह कर दिए। फिर जैसे ही एयरफोर्स की मदद पहुंची, पाकिस्तान की सेना उजाले में धुंध की तरह छंटने लगी। 59 टैंक लेकर चली पाक सेना सिर्फ 8 टैंक लेकर किसी तरह बचते बचाते भागी। उधर पठानकोट के करीब बसंतर नदी के किनारे का मोर्चा भी यादगार रहा, जहां भारतीय जांबाजों ने एक ही दिन में करीब 50 पाकिस्तानी टैंक बर्बाद कर दिए और पाकिस्तान की सरहद में काफी भीतर तक दाखिल हुई भारतीय फौज ने करीब 14,000 वर्ग किलोमीटर दायरे पर कब्जा जमा लिया। ओवरऑल एम था ऑफेंसिव डिफेंस होल्ड करना पश्चिम में, जबकि हम पूर्व में असली अपना जो काम है वो पूरा कर लें। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमारी फौज ने कुछ लिमिटेड लोकल ऑफेंसिव्स मारे, जिस प्रकार की शकरगढ़, जहां हम काफ़ी गहराई में पहुंच गए, बसंतर के नाले तक पहुंच गए, जिस प्रकार हमने हमला किया अपने सिंध के अंदर, नया छौर तक का हमने एरिया जाके वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया था और 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपने पकड़ लिया। आखिर इतिहास ऐसे ही नहीं बनता। पाकिस्तान को जल्द ही पता चल गया कि मुंह जबानी मोर्चे और जंग के मैदान का फर्क क्या होता है। पब्लिक सरेंडर था। बहुत आदमी जो बांग्लादेशी वहाँ खड़ा था, तब साइन किया। एकदम जो लोकल आदमी रश किया लियाजी को लिंच करने के लिए। हम लोग मुश्किल से इसको गाड़ी में रखा और उनको निकाल दिया वहाँ से, इसको बचाया। पाकिस्तान ने पहला हमला शायद ये समझकर किया कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन इंडियन एयरफोर्स भी घात लगाए बैठी थी। उसने एक साथ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान यानी दोनों हिस्सों पर अपना मोर्चा खोल दिया। सिर्फ 48 घंटे में पूर्वी पाकिस्तान की हवाई ताकत मिट्टी में मिल गई। उसके सारे एयरफील्ड तबाह हो गए, 14 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए और बचे हुए 5 पर कब्जा कर लिया गया। वो बहुत छोटी फौज थी, तो उनके पहले तो एयरफील्ड्स पे अटैक किए गए। ढाका एयरफील्ड जहां उनके F-86 बेस थे उसको नष्ट ही कर दिया गया। वो रनवे वनवे खत्म ही हो गया, तो उड़ ही नहीं सकते थे वो। ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला। इस चोट ने पाकिस्तानी फौज को उसकी हैसियत दिखा दी। सन 50 के डिजाइन हैं वो। खबर आई कि गवर्नर साहब ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर हाउस में एक मीटिंग कर रहे हैं, तो MiG-21 गए और एक नक्शा नहीं हुआ करता था ढाका में, किसको पता था गवर्नर हाउस कहाँ है, तो किसी बंगाली ने एक टूरिस्ट का मैप दिया था और कहा था एक सिनेमा हॉल के पास है वो। तो उस टूरिस्ट मैप से लेके MiG-21, जिनके पास कोई एड नहीं होती है कॉकपिट में, अब तो बहुत सारी एवियोनिक्स आ गए हैं, उससे गवर्नर के घर में अटैक किया और रॉकेट चलाए जो उसकी खिड़की और रोशनदान के अंदर से चले गए। गवर्नर साहब वहाँ से दौड़े हैं
और सामने एक होटल था जहाँ पे इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहते थे, एक तरह से कह दीजिए वो रेड क्रॉस का होटल था, वहाँ जाके छुप गए। दरअसल जंग के जानकारों ने काफी सोच समझकर रणनीति बनाई थी। खासकर दिसंबर का महीना इसलिए चुना गया कि तैयारी के लिए मुकम्मल वक्त मिल जाए, जमीन अगले कुछ महीनों तक सूखी मिले और इस दौरान हिमालय के उस पार चीन से हमले की आशंका कम हो जाए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से दिसंबर के महीने में दर्रे बंद हो जाते हैं। जवानों को नदियां पार कराना हो या हेलीकॉप्टर से टुकड़ी लैंड करानी हो, यह सब एयरफोर्स के जिम्मे था। भारतीय नौसेना तो मानो इंतजार में बैठी थी कि कब 1965 में द्वारका पर हुए हमले की कसर निकाली जाए। पूर्वी समुद्री इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत अपने सीने पर सी हॉक्स की टोली लिए गश्त लगा रहा था, तो 8 दिसंबर को पश्चिम में पाकिस्तान के सबसे अहम बंदरगाह कराची पर हुए मिसाइल हमले ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी। ख्याल नहीं था कि कौन हमको क्या करेगा, क्योंकि दृढ़ विश्वास था कि हम क्या करेंगे। तो कोई फिक्र नहीं था, ख्याल नहीं था कि वो क्या करेंगे, वो बात की बात है। हमारी प्लानिंग ये थी कि हम क्या करेंगे। कराची हमले में पाकिस्तान के 2 जंगी जहाज और हथियारों से लदे जहाज समंदर में समा गए। कराची ऑयल डिपो हफ्ते भर से ज्यादा जलता रहा। पाकिस्तान की नौसेना का गढ़ तबाह हो चुका था। उस समय 71 में ये सोवियत मिसाइल बोट जैसा ऑफेंसिव वेपन किसी के पास नहीं। आपको डर नहीं था कि पाकिस्तानी बात कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल डर नहीं था। मैं क्यों डरूं? डरना तो दूसरों को चाहिए था। मेरी ऑफेंसिव एबिलिटी देखकर हमको क्यों डर लगेगा। क्या हम सिर्फ जीत का जश्न मनाते रह गए और मौके का फायदा नहीं उठा सके? जो शिमला नेगोशिएशन था, हम लोग खूब पूरा फायदा नहीं लिया। भुट्टो agreed to accept ceasefire line as boundary, but did not want to give in writing. भूल चूक अपनी जगह है, लेकिन हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मौजूदा माहौल में अगर दोस्ताना रिश्ते वाला बांग्लादेश न होता तो शायद हम एक और मोर्चे पर लड़ रहे होते।